बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर से डिफरेंट टाइप की क्यूरीज, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको एसक्यूएल कहा जाता है। चाहे आप जो सा मर्जी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हो, ओरेकल यूज़ कर रहे हो, माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, एमएस एक्सेस यूज़ कर रहे हो, कोई भी डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसमें से डाटा फेच करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं? हमने डेटाबेस में से डाटा को डिलीट करना है, डाटा को अपडेट करना है, डाटा को व्यू करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आएंगे, इन क्वेश्चंस को, इन क्यूरीज को हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की मदद से फेच करेंगे, इसके आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपने शार्ट अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स देखने हैं जिन लोगों को इस पूरे मंथ में लाइब्रेरी वाले ने बुक इशू की हैं, या इस पूरे दिन में टोटल कितने पैसों की सेल हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की मदद से निकाली जा सकती है डेटाबेस में से। आईटी के स्टूडेंट्स को हम नॉर्मली ये क्लियर करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में डाटा कहाँ से आएगा, डाटा कहाँ जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में डाटा लाने के लिए या डाटा ले जाने के लिए जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता है ताकि वो सॉफ्टवेयर बना सके, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को भी सीखता है ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर में जो डाटा लेके जाना है या सॉफ्टवेयर में जो डाटा दिखाना है, जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है, वो डाटाबेस से लेके आ सके। एसक्यूएल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। यानी कि आप एसक्यूएल लैंग्वेज पे जब हम काम अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, तो हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन हम उसको अपर एंड लोअर दोनों केस में लिख सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने जो है वो ए कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, सेलेक्ट का एस कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है। आप इसको चाहे अपर केस में लिखें, चाहे लोअर केस में लिखें, चाहे मिक्स केस में लिखें, ये काम करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है कि फेसबुक का सॉफ्टवेयर पीएचपी प्रोग्रामिंग करके प्रोग्रामर्स ने बनाया है, जबकि पीएचपी के फेसबुक के सॉफ्टवेयर की डाटाबेस माई एसक्यूएल के अंदर तैयार की गई है। यानी आपके फेसबुक का सारा डाटा माई एसक्यूएल के अंदर सेव है और आपका फेसबुक जो है वो पीएचपी में तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ने प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर पीएचपी में बनाया और उसका डाटा माई एसक्यूएल के अंदर सेव है। तो सॉफ्टवेयर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो माई एसक्यूएल से डाटा को फेच करने के लिए एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते होंगे ताकि वो माई एसक्यूएल की डाटाबेस से डाटा निकाल के फेसबुक में आप लोगों को दिखा सकें कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, आपकी पुरानी चैट, आपके कमेंट्स और आपकी बाकी डिटेल आपको शो करवाई जा सके। अच्छा, एसक्यूएल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसके पहले हमें क्लियर करना होगा कि एसक्यूएल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स में हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब आप डेटाबेस में से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसी क्यूरीज करते हैं जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, तो उनको हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि आपने एक नई डेटाबेस बनानी है, एक नया टेबल बनाना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, टेबल को चेंज करना है, कॉलम को जो है वो कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, प्राइमरी की सेट करनी है, फॉरेन की सेट करनी है। तो ये सारे काम बेसिकली डेटाबेस के डाटा से डील नहीं कर रहे होते, एक्चुअली में हम डेटाबेस का डिज़ाइन बना रहे हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, प्राइमरी कीज बनाना, फॉरेन कीज बनाना, कॉलम्स बनाना, रिलेशनशिप सेट करना, ये सारा डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो वो सारी क्यूरीज, वो सारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स जो कि डेटाबेस के डिज़ाइन और डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, उसको हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कवर करते हैं। एसक्यूएल की टाइप डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्यूरीज से डील करती है, जबकि दूसरी टाइप है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये वो टाइप है जो एक्चुअली में डाटा से डील करती है। यानी कि इस पे लिखा हुआ है डील्स विद द डाटा ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस के डाटा से डील करती है। यानी अगर आप लोगों ने 5000 स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स को देखना है कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई, तो आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस एसक्यूएल की दो मेन टाइप्स हैं, और जो दूसरी टाइप है वो डाटा से डील कर रही है, और जो फर्स्ट टाइप है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर से डील कर रही है। तो एक्चुअली में हम सेकंड टाइप पे फोकस रखेंगे, अपना डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे फोकस रखेंगे।
हम सिलेक्ट की क्यूरीज देखेंगे, डेटाबेस में से डाटा कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, डेटाबेस में से डाटा कैसे डिलीट किया जा सकता है, और डेटाबेस में डाटा कैसे अपडेट किया जा सकता है। जबकि एक नया टेबल कैसे बनता है, एक नया डेटाबेस कैसे बनती है, प्राइमरी कीज कैसे बनती हैं, कॉलम कैसे बनते हैं, ये वाला काम जो है नॉर्मली एसक्यूएल से नहीं किया जाता। आज से 20-30 साल पहले एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को इस काम के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत अच्छे ग्राफिकल इंटरफेस आगे हुए हैं, आप राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके जो है वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, एक क्लिक करके प्राइमरी की बनाई जा सकती है। तो इसलिए जो है नॉर्मली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली कमांड्स को हम यूज नहीं करते हैं, नहीं सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नॉर्मली नॉट यूज दीज टाइप ऑफ कमांड्स as database management system provides a very user friendly environment for such activities। इन एक्टिविटीज के लिए जो है वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लिक करके आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इशू बनता है इस केस के लिए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए। क्योंकि अगर फर्ज कर लें आप लोगों की डेटाबेस में 5000 स्टूडेंट्स हैं और आप लोग वो उन स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं जो कि सियालकोट के हैं, तो आपको 5000 स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट ढूंढने पड़ेंगे जिनका सिटी सियालकोट है, और फिर उसको एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। लेट्स से 5000 के 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो फिर ये काम और मुश्किल हो जाएगा। या फर्ज करें आप लोगों ने उन स्टूडेंट्स को अब सारे पांचवें छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स 7 सेमेस्टर में चले गए हैं, तो आपने डाटा अपडेट करना है। जो जो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट का सेमेस्टर 6 है उसको 7 सेमेस्टर में कर देना है। तो डेटाबेस में 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनके डाटा को चेंज करना आसान नहीं है। तो ये वाला काम डाटा से डील करना है, क्योंकि डाटा लाखों रोज होती हैं, इसको डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, एक नया टेबल बनाना है, 2 नए टेबल बनाने हैं, टेबल डिलीट करना है, कॉलम नया बनाना है, तो वो काम जो है वो कुछ क्लिक्स करके किया जा सकता है। लेकिन डेटाबेस में से वो टेबल 5 लाख स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट ढूंढना जिनकी फीस आई है कि नहीं आई है, ये मुश्किल काम है खुद से करना, क्लिक करके करना। ये तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ताकि आप एक क्यूरी लिख सकें जो डेटाबेस के लाखों रिकॉर्ड में से आपके रिक्वायर्ड डाटा को निकाल सके। तो बात खत्म कर रहे हैं हम इस बात पे कि डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना जो है ये क्लिक्स पे हो सकता है, लेकिन अगर डाटा को डील करना है, लाखों रिकॉर्ड में से को डील करना है, तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की हमने जो है वो 4 टाइप्स यहाँ पे मेंशन की हैं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की दूसरी टाइप में 4 टाइप्स हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो है वो 4 टाइप्स हैं। सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, और डिलीट और अपडेट को भी टच करेंगे, जबकि अगली वीडियो में हम लोग सिलेक्ट को वाइंड अप करेंगे और इसके अलावा इंसर्ट और बाकी अदर स्टेटमेंट्स की तरफ भी जाएंगे, टेबल्स में ज्वाइंस की बात करेंगे। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस में से टेबल में से कुछ इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सीखेंगे सिंगल कॉलम, मल्टी कॉलम और ऑल कॉलम कैसे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सिलेक्ट के साथ वेयर कैसे यूज़ किया जा सकता है, वेयर में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट कैसे लगाया जा सकता है, वेयर में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करेंगे, टॉप वन, लाइक, बिटवीन एंड इन और इज की क्लासेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है, जो डाटा सेलेक्ट करेंगे उसको ऑर्डर बाय कैसे किया जा सकता है, जो डाटा सेलेक्ट करेंगे उसकी ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है, और वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप फंक्शंस जो हैं मैक्स, मिन, एवरेज वगैरह को कैसे यूज़ किया जा सकता है सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में। तो इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2014 जो है वो इंस्टॉल है इस लैपटॉप में। डेटाबेस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे इस लैपटॉप में बहुत सी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, डीबी चैरिटी के नाम से, डीबी फ्रेश शॉप के नाम से, डीबी जुनेद जमशेद, डीबी एलईडी बल्ब पार्ट्स, द वे शॉप, डीबी जरकिश। तो हम जो है इसमें एक डेटाबेस बनी है डीबी पीयूजीसी के नाम से। ये मैंने आपको एक पहली वीडियो में सिखा दिया होगा कि डेटाबेस कैसे बनती है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनते हैं, टेबल के अंदर कॉलम्स और उनकी प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ कैसे बनती हैं। तो इस हमारी डेटाबेस के अंदर एक टेबल है टीबीएल स्टूडेंट के नाम से, और इसमें कुछ कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। हम इस टेबल को ओपन करने की बजाय इस पे अपनी पहली एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं। मैं न्यू क्यूरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सके। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे फर्स्ट एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और मैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो सिलेक्ट आप चाहे कैपिटल लिख लें चाहे स्मॉल लिख लें, काम करेगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
TBL स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। आपको पहले यहाँ पे अपनी डेटाबेस में से डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए कि किस डेटाबेस पे आप ये क्यूरी चलाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटाबेस PUGC सिलेक्ट था। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट, तो मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सिलेक्ट का मतलब है कौन से कॉलम देखने हैं, फ्रॉम का मतलब है किस टेबल में से देखने हैं, तो मैंने टेबल का नाम लिख दिया। और स्टैटिक का मतलब है, इस केस में स्टैटिक का मतलब है कि सारे कॉलम दिखा दो TBL स्टूडेंट के। एग्जीक्यूट करूंगा, सॉरी इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट के टेबल से 21 स्टूडेंट, क्योंकि मेरी डेटाबेस के इस टेबल में 21 स्टूडेंट थे, तो 21 स्टूडेंट जो हैं वो फैच होके आ गए हैं। अगर मैं सिर्फ सारे कॉलम ना देखना चाहूँ, कोई एक कॉलम देखना चाहूँ, लेट से मैं स्टूडेंट का फुल नेम देखना चाहता हूँ और स्टूडेंट की एज देखना चाहता हूँ, कॉमा ये मैं स्टूडेंट के टेबल के कॉलम के नाम लिख रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट के साथ फुल नेम, एज और डिपार्टमेंट देखना चाहता हूँ फ्रॉम दिस टेबल, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब 21 स्टूडेंट्स के डाटा सारा शो हो रहा है, लेकिन अब कॉलम 3 रह गए हैं। 21 के 21 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, लेकिन उसके कॉलम सिर्फ 3 शो हो रहे हैं, फुल नेम, एज एंड डिपार्टमेंट वाला कॉलम। तो हम चाहें तो एक कॉलम भी दिखा सकते हैं, सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम टेबल, तो एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा कॉलम दिखाने हैं, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम लिख दें, तो 2 कॉलम शो हो जाएंगे। अगर सारे कॉलम दिखाने हैं तो आप लोग स्टैटिक लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो उस टेबल से सारे कॉलम सेलेक्ट होके आ जाएंगे। तो सिलेक्ट और फ्रॉम के अलावा हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी को मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। हम वेयर में लिख सकते हैं कि हमें कौन से स्टूडेंट्स देखने हैं। हमें वो स्टूडेंट देखने हैं जिनका सिटी गुजरांवाला हो, तो मैं लिखूंगा वेयर, कॉलम का नाम सिटी इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में लिखना होगा आपको अपने स्ट्रिंग वैल्यू को। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो सिंगल कोटेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो सिंगल कोटेशंस लगानी होंगी। सिलेक्ट सारे कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में गुजरांवाला, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सारे कॉलम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट कौन से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ वो सिलेक्ट होके आ रहे हैं जो गुजरांवाला के हैं। तो इस केस में 7 स्टूडेंट्स आए हैं, वो 7 स्टूडेंट्स आए हैं जो गुजरांवाला सिटी के हैं। अब मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं जो गुजरांवाला के हों और मेल हों, तो मैं यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू गुजरांवाला एंड एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। एंड कॉलम का नाम है जेंडर, डेटाबेस के टेबल में मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कॉलम का नाम है जेंडर, तो मैं इस कॉलम पे क्यूरी करूंगा एंड कॉलम इज इक्वल टू जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, नंबर नहीं है, हमें यहाँ पे मेल लिखना होगा सिंगल कोटेशन के अंदर। एग्जीक्यूट। तो 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स स्किप हो गए हैं, एक फीमेल थी और एक का जेंडर मेंशन नहीं थी। तो अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि गुजरांवाला के हैं। अच्छा, मुझे इस क्यूरी को बदलना है, मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो यहाँ तो गुजरांवाला के हों या फिर मेल हों, यानी गुजरांवाला के स्टूडेंट्स भी आ जाएं या फिर सारे मेल स्टूडेंट्स भी आ जाएं। तो मुझे एंड की बजाय आर यूज करना होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, वो स्टूडेंट गुजरांवाला के भी हों और उनके जेंडर मेल होने चाहिए, यानी गुजरांवाला के मेल स्टूडेंट्स आने चाहिए। सिटी भी गुजरांवाला ट्रू हो एंड जेंडर मेल भी ट्रू हो, वो स्टूडेंट्स आए। लेकिन अब मैं कहता हूँ चले चाहे गुजरांवाला के हो जाए या फिर मेल हो जाए। एग्जीक्यूट। तो 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो गुजरांवाला के हैं, वो तो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा एक मेल स्टूडेंट जिसका सिटी मेंशन नहीं है वो भी आ रहा है, एक मेल स्टूडेंट डस्का का वो भी आ रहा है, 2 मेल स्टूडेंट गुजरात के भी आ रहे हैं। तो देखें, इसका मतलब है कि गुजरांवाला के अलावा अगर कोई और सिटी का भी मेल स्टूडेंट है तो वो भी सिलेक्ट होके आ रहा है। अच्छा, मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो गुजरांवाला के हों और वो स्टूडेंट्स भी देखने हैं जो लाहौर के हों, तो मैं क्यूरी लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू गुजरांवाला एंड सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने वो स्टूडेंट्स मांगे हैं जिनका सिटी गुजरांवाला हो और साथ उन स्टूडेंट का सिटी लाहौर भी होना चाहिए। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होता जो गुजरांवाला का भी हो और लाहौर का भी हो, या तो वो गुजरांवाला का होगा या फिर लाहौर का होगा। तो मुझे एंड नहीं आर लिखना चाहिए था। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू गुजरांवाला आर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। आर से जो है वो दोनों सिटीज के लोग आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे।
एंड लिखने से तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आएगा जो गुजरांवाला का भी हो एंड वो लाहौर का भी हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो ये देखें 9 रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ गए हैं और इन 9 रिकॉर्ड्स में से 7 गुजरांवाला के हैं और 2 रिकॉर्ड जो हैं इकरा लाहौर से लॉ डिपार्टमेंट की और महनाज लाहौर की है, डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है इनका। अच्छा नेक्स्ट हमने एंड यूज कर लिया, आर यूज कर लिया। अगर मैं आप क्वेश्चन करूं कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो गुजरांवाला और लाहौर के ना हो, तो मैं चाहूं तो मैं इसके ऊपर एक नॉट का ऑपरेटर यूज कर सकता हूं, यहां से यहां तक की बात ऐसे ही और इसके साथ मैं नॉट लिख दूं वेयर सिटी गुजरांवाला और लाहौर के ऊपर मैं ओवरऑल इसको जो है वो नॉट में कवर कर लूंगा, एग्जीक्यूट। तो अब वो बाकी 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि लाहौर और गुजरांवाला के नहीं है, जैसा कि सादों की 10 का सियालकोट, 10 का गुजरात सियालकोट और बाकी डिफरेंट सिटीज़ के स्टूडेंट्स आ गए हैं लेकिन गुजरांवाला और लाहौर के अलावा। तो अभी अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीख लिया है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को वेयर में यूज़ करना सीख लिया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, आर और नॉट को हम यूज़ कर सकते हैं वेयर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। हमें वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है, वेयर CGPA इज ग्रेटर देन 3। तो देखें मैंने इस बार यहाँ पे इक्वल का नहीं ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाया है, और क्योंकि 3 एक नंबर है तो मुझे इसके ऊपर सिंगल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर सिंगल कोटेशंस के मैं इस नंबर पे एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। कॉलम के नाम पे तो वैसे भी सिंगल कोटेशन ही लगानी थी। अगर वैल्यू आपकी नंबर होगी, न्यूमेरिक होगी, इंटीजर होगी तो सिंगल कोटेशंस नहीं लगाने। अगर स्ट्रिंग होगी, अल्फ़ाबेट्स होंगे तो आपको सिंगल कोटेशंस लगानी होंगी। वो स्टूडेंट्स दिखाएं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है, एग्जीक्यूट। तो ये 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है, 3.53, 3.41 और डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका CGPA 3.65 से भी ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा वेयर CGPA इज ग्रेटर देन 3.65, एग्जीक्यूट। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। रेंज थोड़ी कम कर लेते हैं, 3.5 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैंने, एग्जीक्यूट किया। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CGPA 3.65 3.50 से ज़्यादा है। अच्छा अगर मैं इसको 65 अगेन करूं तो कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं जिनका CGPA 3.65 से ज़्यादा हो या 3.65 के इक्वल हो, अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, ये ताहा अली और इकरा के नाम से 2 स्टूडेंट्स फैच होके आ गए हैं। ये दो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका CGPA 3.65 या 3.65 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम ग्रेटर देन की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये हम जो है वो 6 टाइप के यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं, लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल का यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का यूज़ किया जा सकता है। तो ये वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये लिखी रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, डबल डैश के साथ कमेंट कर दिया है। तो ये क्यूरी वो इन्फो स्टूडेंट्स लेके आ रही है जिनका CGPA 3.65 या 3.65 से ज़्यादा होगा। अब मैं वो स्टूडेंट्स लेके आता हूँ जिनका CGPA 3 से कम है, वेयर CGPA इज लेस देन 3। बेशक 3.00 भी लिख लें या 3 भी लिख लें, वो अपना वक्त क्यूरी अपना काम करेगी। तो ये वो दो स्टूडेंट्स हैं जिनका CGPA 3 से कम है, एक का 2.61 और एक का 2.98। गुजरात और वजीराबाद के 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होके आ गए हैं। अच्छा अब मुझे वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका CGPA 3 से 3.5 के दरमियान में है, तो मैं लिखूंगा वेयर CGPA इज ग्रेटर देन 3 एंड CGPA is
लेस देन 3.5। आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये सारी क्यूरी एक लाइन में भी लिखी जा सकती थी, सिर्फ ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए मैंने इसको 2-3 लाइंस में ब्रेक किया हुआ है क्यूरी को। एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वो सब स्टूडेंट्स आ गए जिनका CGPA 3 से लेके 3.5 तक है। 14 स्टूडेंट्स आ गए हैं 3 से ज़्यादा CGPA है और 3.5 से कम है। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, 3 से ज़्यादा वाले आएंगे, 3 वाला नहीं आएगा। और इसी तरह 3.5 से कम वाले आएंगे, 3.5 वाला नहीं आएगा। तो आप चाहें तो आप कह सकते हैं मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका CGPA 3 या 3 से ज़्यादा हो और उनका CGPA 3.5 या 3.5 से कम होना चाहिए। अब इस क्यूरी को चलाने से वो स्टूडेंट्स पे आ जाएंगे जिनका CGPA एग्जैक्टली 3 या जिनका CGPA एग्जैक्टली 3.5 है वो भी आ जाएंगे, और जो 3 से लेके 3.5 के दरमियान में स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। एग्जीक्यूट। तो ये वो स्टूडेंट फैच हो गए हैं, 15 स्टूडेंट्स आ गए हैं इस केस में, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टूडेंट है नवीद के नाम से जिसका CGPA एग्जैक्ट 3 है। ये पहले सेलेक्ट होके नहीं आया था, लेकिन अब 3 वाला एग्जैक्ट 3 वाला स्टूडेंट भी सिलेक्ट होके आ गया है। नेक्स्ट हम क्यूरी करते हैं वो स्टूडेंट जिनका CGPA एग्जैक्टली 3 है। तो वेयर CGPA इज इक्वल टू 3 या 3 के साथ आप 0 भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट। तो नवीद वो स्टूडेंट है जिसका CGPA एग्जैक्टली 3 है। हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू। वो स्टूडेंट्स दिखाएं जिनका CGPA 3 नहीं है। इसका मतलब है 3 एग्जैक्टली 3 वाले CGPA के अलावा सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ जाएंगे। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज किया जा सकता है। ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू को भी यूज किया जा सकता है। लेट्स से मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट BBA है, वेयर डिपार्टमेंट वाला कॉलम इज इक्वल टू BBA, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं तो मुझे इसमें सिंगल कोटेशन लगानी होगी। एग्जीक्यूट। तो वो 5 स्टूडेंट्स आगे जिनका डिपार्टमेंट BBA का है। अब मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो BBA के अलावा हैं। तो मेरे पास दो केस है, यहाँ तो मैं लिख लूंगा नॉट इक्वल टू, जिनका डिपार्टमेंट BBA ना हो। एग्जीक्यूट। तो 21 में से बाकी वो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनका डिपार्टमेंट BBA के अलावा है। बी काम के हैं, IT के हैं, लॉ के हैं। इसको करने का एक दूसरा तरीका वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ किया जा सकता था कि आप कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू BBA, और आप इस केस को कवर करके आप साथ मेंशन कर दें नॉट। तो इस केस में भी वही स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो BBA के ना होंगे। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लिए किस तरह काम करते हैं वेयर में। तो वेयर को मैं मजीद एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा हो, या मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे गुजरांवाला के 3 से ज़्यादा CGPA वाले मेल स्टूडेंट्स देखने हैं। गुजरांवाला के 3 से ज़्यादा CGPA वाले मेल स्टूडेंट्स देखने हैं। तो मैं लिखूंगा वेयर सिटी इज इक्वल टू, गुजरांवाला बड़ा छोटा लिखा जा सकता है, केस सेंसिटिव नहीं है SQL। वेयर सिटी इज इक्वल टू गुजरांवाला एंड CGPA इज ग्रेटर देन 3, एंड वो स्टूडेंट देखें जो गुजरांवाला के भी हो और CGPA 3 से ज़्यादा भी हो, एंड जेंडर, कॉलम का नाम है जेंडर इज इक्वल टू, और मेल होने चाहिए। एग्जीक्यूट। तो ये 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनकी जेंडर मेल है, जिनका सिटी गुजरांवाला है, और इन सब के CGPA 3 से ज़्यादा है। और अगर 3.5 से भी ज़्यादा वाले देखने होते तो मैं 3.5 कर देता। एग्जीक्यूट। तो सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेल है और गुजरांवाला का है और इसका CGPA 3.5 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे R लगाऊं तो इसका मतलब है कि मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं जो गुजरांवाला के हों, या फिर वो स्टूडेंट देखने हैं जिनका CGPA 3.5 से ज़्यादा हो, या फिर वो स्टूडेंट देखने हैं जो चले मेल भी हो तो सिलेक्ट होके आ जाएं। कोई एक बात भी उस स्टूडेंट के बारे में सच्ची हो गई, ट्रू हो गई, तो वो आ जाएंगे, गुजरांवाला के हो जाएं, या फिर वो मेल हो जाएं, या फिर 3.5 से ज़्यादा CGPA होगा तो वो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। चेक करते हैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके। तो ये स्टूडेंट्स आ गए हैं, 15 स्टूडेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग SQL स्टेटमेंट में
एक कॉलम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्टैरी की मदद से सारे कॉलम से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टेबल में से सीख लिया है। वेयर क्लास को यूज़ करना सीखा है। वेयर क्लास में एंड, आर और नॉट को यूज़ किया जा सकता है। वेयर क्लास में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी वेयर में यूज़ किया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। उसके अलावा वेयर में हम टॉप, लाइक, बिटवीन, इन और इज को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सीखते हैं हम लोग। टॉप से सिलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम ऑर्डर बाय की बात करते हैं। पहले इनकी ऑर्डरिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम टॉप की और लाइक और बाकी स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। तो मुझे वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका CGPA ग्रेटर है 3 से। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 18 रिकॉर्ड्स आ गए। 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है। तो ये सबसे ऊपर अली इमरान आ रहा है जिसका CGPA 3.53 है। इसके अलावा अवैस आ रहा है 3.41 वाला। फिर रफ़ीक आ रहा है 3.54 वाला। महम आ रही है 3.46 वाली। इकरा आ रही है 3.65। अच्छा, ये स्टूडेंट सारे जो हैं ये अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इनको जो है वो ऑर्डरिंग कर सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ वेयर के बाद ऑर्डर बाई। मुझे किस कॉलम के लिहाज से ऑर्डर करना है, मैं चाहूँ तो डिपार्टमेंट के लिहाज से इनको अरेंज कर सकता हूँ, या इस केस में मैं चाहूँ तो मैं CGPA के लिहाज से अरेंज कर सकता हूँ। मुझे कॉलम मेंशन करना होगा कि ऑर्डर बाई विच कॉलम। एग्जीक्यूट किया तो अब वो स्टूडेंट सिलेक्ट होके आ गए हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है और CGPA के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप CGPA के आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, बढ़ते हुए ऑर्डर में शो करना है। तो सबसे कम CGPA वाला स्टूडेंट सबसे पहले आ जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3.11, 3.12, 3.15, 3.21, 3.21 और आहिस्ता तक बढ़ते हुए CGPA के लिहाज से स्टूडेंट शो होने लगेंगे। चाहे आप असेंडिंग लिखें या ना लिखें, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, यानी CGPA डिक्रीज होता चला जाए, सबसे बड़ा CGPA सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और सबसे डिक्रीजिंग CGPA सबसे एंड पे आ जाए, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं। तो इकरा 3.65 CGPA, सबसे ज़्यादा CGPA वाली स्टूडेंट सबसे ऊपर। उसके बाद ताहा भी इसी CGPA का, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है CGPA। और सबसे कम एंड पे वो स्टूडेंट आएगा जिसका CGPA सबसे कम है 3। लेकिन इसमें यह बात ट्रू है कि वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका CGPA 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स के हमने CGPA को अरेंज किया है। अगर हम वेयर ख़त्म कर देंगे तो फिर वो सारे वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और उनको CGPA के लिहाज से अरेंज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम उन्हीं स्टूडेंट में इंटरेस्टेड है जिनका CGPA 3 से ज़्यादा हो, और फिर हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में CGPA के लिहाज से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग समझा जाएगा। अच्छा, मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा CGPA वाला स्टूडेंट कौन सा है। तो वेयर बेशक आप ख़त्म कर दें, तो आपको ऑर्डर करने होंगे अपने स्टूडेंट्स। ऑर्डर बाय CGPA, तो सबसे ऊपर सबसे कम CGPA वाला स्टूडेंट आ जाएगा। अगर मैं इसको असेंडिंग आर्डर की बजाय डिसेंडिंग आर्डर कर दूं, तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा CGPA वाला स्टूडेंट सबसे ऊपर आ जाएगा, और उससे कम CGPA वाला उसके नीचे, और उसके नीचे, एंड सो ऑन। अच्छा, फर्ज करें किसी दो स्टूडेंट का CGPA सेम है, तो वो जो स्टूडेंट का आईडी पहले वाला होगा, वो जो डेटाबेस में पहले रिकॉर्ड होगा वो पहले आएगा, जो डेटाबेस के टेबल में बाद में रिकॉर्ड एंटर होगा वो स्टूडेंट बाद में डिस्प्ले होगा, अगर CGPA सेम है दो स्टूडेंट्स के। अच्छा, डिसेंडिंग आर्डर करने से फायदा ये हुआ कि सबसे ज़्यादा CGPA वाला स्टूडेंट सबसे ऊपर आ गया है, लेकिन मुझे सिर्फ वो सबसे लाइक स्टूडेंट देखना है जिसका CGPA सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में तो उसने अरेंज कर दिया, सबसे ज़्यादा CGPA वाला सबसे ऊपर आ गया, लेकिन बाकी स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं। तो आप चाहें तो आप सिलेक्ट के साथ लिख सकते हैं कि आपने टॉप कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। टॉप 2 रिकॉर्ड्स देखने हैं, टॉप 20 रिकॉर्ड्स देखने हैं, टॉप 10 रिकॉर्ड देखने हैं, कि टॉप 1 रिकॉर्ड देखना है। तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट टॉप 1 स्टैटिक फ्रॉम टेबल, एग्जीक्यूट। तो सबसे ज़्यादा CGPA वाला स्टूडेंट वैसे ही सबसे ऊपर था, जब मैंने टॉप 1 लिखा तो बस एक रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ, वो भी सबसे ज़्यादा CGPA वाले स्टूडेंट का। अच्छा, सबसे कम CGPA वाला स्टूडेंट देखना है, तो मैं ऑर्डर बाय को चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल टॉप 1 को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ऑर्डर बाय के मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ।
ऑर्डर बाय के ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूँ। ना भी लिखता है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अब सबसे कम वाला स्टूडेंट सबसे ऊपर आ गया है, बीनिश 2.61 वजीराबाद की फीमेल स्टूडेंट है, इसका सीजीपीए सबसे कम है। तो मुझे सबसे कम वाला अकेला स्टूडेंट देखना था, तो मैं इस पे भी टॉप 1 कर दूंगा। तो अभी भी टॉप 1 वैसे यूज हुआ है, लेकिन मुझे सबसे कम सीजीपी वाला एक स्टूडेंट देखना है, तो मैंने ऑर्डर असेंडिंग कर लिया। सबसे ज्यादा सीजीपी वाला एक स्टूडेंट देखना है, तो मैं ऑर्डर को डिसेंडिंग कर सकता हूँ। तो इस वक्त सबसे कम सीजीपी वाला स्टूडेंट जो है, अकेला एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है। तो मुझे सब लास्ट 3 स्टूडेंट देखने हैं, तो मैंने ऑर्डर बाय को असेंडिंग रखा है और टॉप 3 सेलेक्ट कर लिया है। ये सबसे कम वाले आखिरी 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी मैं कर रहा हूँ, मुझे बीबीए डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा सीजीपी वाला स्टूडेंट देखना है। तो मैं क्यूरी को दोबारा से लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू बीबीए। बीबीए के सारे स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन मुझे बीबीए का सबसे ज़्यादा सीजीपी वाला स्टूडेंट देखना है। मुझे इन स्टूडेंट्स को अरेंज कर लेना चाहिए, यानी ऑर्डरिंग कर लेनी चाहिए ऑर्डर बाय सीजीपी के लिहाज से। असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ, ताकि सबसे ज़्यादा वाला सबसे ऊपर और सबसे डिक्रीज सीजीपी वाला सबसे नीचे चला जाए। एग्जीक्यूट किया तो अली इमरान 3.53 के सीजीपी के साथ सबसे ऊपर आ गया है। तो अब मैं सिलेक्ट के साथ टॉप 1 का वर्ड यूज़ कर लूँगा कि मुझे पहला एक रिकॉर्ड पिक करना है। एग्जीक्यूट। तो ये बीबीए डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा सीजीपी रखने वाला स्टूडेंट आ गया, क्योंकि मैंने सीजीपी के लिहाज से डाटा को अरेंज कर लिया और डिपार्टमेंट मेंशन कर दिया बीबीए होगा, स्टूडेंट्स को अरेंज कर लिया, और फिर मैंने कह दिया जो स्टूडेंट्स अरेंज हुए हैं उनमें से पहले वाला रिकॉर्ड पिक कर लो, क्योंकि सबसे पहला रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा सीजीपी वाले स्टूडेंट का था। क्योंकि हमने सीजीपी के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया था, हाईएस्ट सीजीपी सबसे पहले और डिक्रीज होते होते लास्ट सीजीपी वाला स्टूडेंट सबसे नीचे होगा। लेकिन सिर्फ बात हो रही है बीबीए के स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट मूव करते हैं। हम वेयर में कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर में कंपैरिजन और अरिथमेटिक ऑपरेटर के अलावा हम वेयर में यूज़ कर सकते हैं लाइक को। लाइक वेयर नेम लाइक, वो स्टूडेंट्स दिखाएं जिनका नेम कुछ इस तरह का हो। किस तरह का हो? परसेंटेज साइन यूज़ कर सकते हैं और बीच में ए लिखा जा सकता है। एरर आ रही है कि नेम वाला कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेम वाले कॉलम का नाम है फुल नेम, जिनका फुल नेम में ए आता हो। एग्जीक्यूट। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके नाम में ए आता है, और इसके अलावा ऐसा कोई स्टूडेंट हमारी डेटाबेस में नहीं जिसके नाम में ए आता हो। अच्छा, लाइक में परसेंटेज का क्या रोल है? परसेंटेज का मतलब है, जीरो से मैनी करेक्टर्स। यहाँ पे मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो से मैनी करेक्टर्स को, कि जीरो करेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मैनी करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से हम एक और सिंबल यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का, जो कि एग्जैक्टली वन करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक में यूज होंगे ये दोनों, एग्जैक्टली वन करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये दो सिंबल लाइक में यूज कर सकते हैं, एक परसेंटेज का और एक अंडरस्कोर का। तो वापिस आते हैं अपनी क्यूरी को देखते हैं। वो स्टूडेंट्स लेके आओ टॉप 1 को, फिलहाल सॉरी खत्म कर रहे हैं हम लोग। वो स्टूडेंट्स लेके आओ जिसका फुल नेम में कहीं पे भी ए आता हो। शुरू में भी जीरो से मैनी करेक्टर्स आ सकते हैं और ए के बाद भी एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नाम में ए आ रहा होगा। एग्जीक्यूट किया तो एक्चुअली में ए आने वाले 19 स्टूडेंट्स हैं। अली इमरान के नाम में ए आ रहा है, अवैस के नाम में ए आ रहा है, रफ़ीक के नाम में ए आ रहा है। पहले एक स्टूडेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने सेलेक्ट के साथ से टॉप 1 खत्म नहीं किया था। प्रिया के नाम में ए आ रहा है, रहीला के नाम में ए आ रहा है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम में ए आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं वो स्टूडेंट्स देखना चाहता हूँ जिनके नाम में डबल ई आता है। डबल ई, तो मैं लिखूंगा वेयर नेम लाइक, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स आए, लेकिन उसके बाद ई और ई आएगा। डबल ई चाहे स्मॉल लिख लें चाहे कैपिटल लिख लें चलेगा।
कैप्स लॉक ऑन करके इसको कैपिटल कर रहा हूँ। और डबल ई के बाद भी हो सकता है 0 से लेके मैनी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो अब वो स्टूडेंट सेलेक्ट होके आएंगे जिनके नाम में डबल ई आता होगा। अच्छा, डबल ई हो सकता है शुरू में हो सकता है 0 से मैनी कैरेक्टर्स के बाद डबल ई हो, और अलबत्ता डबल ई के बाद में भी हो सकता है कोई कैरेक्टर ना आए, और हो सकता है मैनी कैरेक्टर्स आए, क्योंकि परसेंटेज साइन 0 से लेके मैनी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्यूरी को। तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फ्रीहा, रहीला, मुनीर, नवीज, ईशान, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनके नाम में दो दफ़ा नहीं बल्कि डबल ई आता है। अच्छा, मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके नाम में 2 दफ़ा ए आता है। तो मैं डबल ई की बजाय डबल ए लिखूंगा, तो ये तो डबल ए वाले स्टूडेंट्स आएंगे जो कि शायद डेटाबेस में कोई भी नहीं है। मैं एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ, मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके नाम में 2 दफ़ा ए आता है, यानी उनके नाम में कोई भी करेक्टर्स हो लेकिन फिर ए आए, और ए के बाद भी एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं और उसके बाद फिर कोई ए आ जाए, और उस ए के बाद फिर भी कोई करेक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है 0 करेक्टर हो सकता है मैनी करेक्टर्स हो। तो अब वो स्टूडेंट्स आए जिनके नाम में कुछ भी हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं दो जगह पे ए आ रहा होगा, उस ए के दाएं बाएं कुछ भी लिखा हो सकता है। एग्जीक्यूट। तो अली इमरान, अवैस, माहम, फरीहा, राफिया, रहीलाद ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके नाम में 2 दफ़ा कहीं पे भी ये आता है। अगर इकट्ठा भी होगा तो वो भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका नाम ए पे ख़त्म होता है, तो शुरू में कुछ भी आ रहा हो लेकिन एंड पे ए होगा। एग्जीक्यूट। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। अब वो स्टूडेंट जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, यानी शुरू में ए आ रहा हो, उसके बाद एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं। एग्जीक्यूट। तो अली इमरान, आहद और एहसन अली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नाम का दूसरा लेटर ए हो, यानी उनके, अच्छा, एग्जैक्टली वन लेटर छोड़ के दूसरा लेटर ए हो। तो एग्जैक्टली वन के लिए आपको पता है कि अंडरस्कोर लगेगा, यानी ए करेक्टर छोड़ने के बाद ए हो, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आ जाएगा जिसके नाम का एग्जैक्टली दूसरा लेटर ए हो। एग्जैक्टली दो तक कैसे पहुंचे, क्योंकि पीछे हमने एग्जैक्टली वन लिख दिया है। अगर पीछे परसेंटेज लिख देता तो फिर ये वो स्टूडेंट्स ना आते जिनका सेकंड लेटर ए है, बल्कि ये तो कोई भी लेटर हो सकते थे पहले, उसके बाद ए आ जाता और फिर भी कोई लेटर हो जाते तो वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाना था, लेकिन मुझे चाहिए वो स्टूडेंट जिसके नाम का एग्जैक्टली सेकंड लेटर ए हो। तो मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना होगा। अंडरस्कोर इज एक्जैक्टली फॉर वन करेक्टर, देन ए आए और देन परसेंटेज साइन। एग्जीक्यूट। तो ये वो स्टूडेंट्स आ गए हैं, रफ़ीक, माहम, फरीहा, राफिया, जिनका नाम में दूसरा लेटर ए आता है। पहला लेटर जो भी हो दूसरा लेटर ए ज़रूर होगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके नाम में 4 लेटर्स हों, जिनका नाम एग्जैक्टली 4 लेटर्स पे हो, या जिनका नाम एग्जैक्टली 5 लेटर्स पे हो। तो मैं लिखूंगा अंडरस्कोर 1 लेटर वाला नाम, फिर अंडरस्कोर 2 लेटर वाला नाम, फिर अंडरस्कोर 3 लेटर्स वाला नाम। एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा स्टूडेंट जिसके नाम में 3 लेटर्स हों, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं। एक और अंडरस्कोर ऐड कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिनके नाम में 4 लेटर्स हों, एग्जैक्टली 4 करेक्टर्स, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 4 अंडरस्कोर्स लगा दिए हैं। एग्जीक्यूट। कोई स्टूडेंट नहीं आया। वो स्टूडेंट जिनके नाम में एग्जैक्टली 5 लेटर्स हों। एग्जीक्यूट। कोई इन्फॉर्मेशन फैच नहीं हो रही। अच्छा, मैंने चेक किया डेटाबेस में नाम के आगे स्पेस आई थी, इसको दोबारा चेक करते हैं क्यूरी को। एग्जीक्यूट करें। वो स्टूडेंट जिनके नाम में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हों। तो इकरा और आहत दो ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनके नाम में 4 लेटर हैं। अगर मैं 5 अंडरस्कोर कर दूं तो वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके नाम में एग्जैक्टली 5 लेटर्स हों। एग्जीक्यूट। तो नादिया, माहम और राफिया। अगर मैं 6 अंडरस्कोर कर दूं तो वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके नाम में मिलते जुलते तकरीबन कोई से 6 लेटर्स हों। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो महनाज, काशिफ, नवीद, बीनी, शराज बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके नाम में 6 लेटर्स हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लाइक में देखते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके नाम में 4 या 4 से ज़्यादा करेक्टर्स हों। 1 2 3 4। 4 करेक्टर्स तो ज़रूर हो लेकिन उसके अलावा भी करेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने 4 अंडरस्कोर लगा दिए, और साथ उसके अलावा भी 0 से मैनी करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 4 करेक्टर्स ज़रूर होंगे। एग्जीक्यूट। तो अब 4 करेक्टर और 4 करेक्टर से ज़्यादा वाले नाम आ जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 या 6 कर देता हूँ,
तो अब वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके नाम में कम से कम 6 करेक्टर्स हों या 6 के अलावा और करेक्टर्स भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूट। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसको 8 करेक्टर्स कर लेते हैं। एग्जीक्यूट। अब ये वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके नाम में 8 करेक्टर या 8 से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे। ठीक है, लाइक के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं क्यूरी लिख रहा हूँ। हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका CGPA 2.5 से 3.5 तक है। वेयर CGPA इज ग्रेटर देन, बल्कि इक्वल टू भी 2.5, एंड उनका CGPA कम होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है 2.5 के। सॉरी, कम होना चाहिए 3.5 के या इक्वल हो सकता है 3.5 के। एग्जीक्यूट किया तो 2.5 से 3.5 CGPA वाले स्टूडेंट्स मैंने पिक करने की कोशिश किया। एग्जीक्यूट करूंगा तो 17 स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ गए हैं जिनका CGPA 2.5 से 3.5 तक है। 2.5 और 3.5 वाले भी सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हमें जो है वो CGPA 2.5 एंड CGPA लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़े हैं। इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते थे वेयर CGPA, क्योंकि हमने रेंज बतानी है 2.5 से 3.5 तक के, तो रेंज के लिए जो है वो SQL में एक ऑप्शन है वेयर CGPA बिटवीन 2.5 एंड 3.5। तो हम रेंज ऐसे भी सेट कर सकते हैं। लेस देन ग्रेटर देन से परेशान होने की बजाय अगर हमें रेंज बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हम बिटवीन एंड को यूज़ कर सकते हैं। वेयर CGPA बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये क्यूरी भी वही इंफॉर्मेशन लेके आएगी जो कि आपकी वो रेंज वाली क्यूरी लेके आ रही थी, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के साथ जो मैंने किया था। तो ये दोनों क्यूरीज एक दूसरे का अल्टरनेट थी। अगर मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो 2.5 से 3.5 के CGPA ना रखते हों, तो मैं ये CGPA के साथ जो है वो नॉट का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। वेयर CGPA नॉट बिटवीन 2.5 एंड 3.5। तो अब वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ तो 2.5 से कम CGPA वो होंगे उनके, या फिर 3.5 से ज़्यादा CGPA वाले स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ जाएंगे। इसी तरह से मैं लाइक के साथ भी, अगर मैं इसको अनडू करूँ, लाइक वाली स्टेटमेंट के साथ भी नॉट का वर्ड यूज़ किया जा सकता था। वो स्टूडेंट जिनके फुल नेम जो हैं वो 5 से ज़्यादा करेक्टर्स वाले हों या 5 वाले करेक्टर्स वाले हों, वो लेके आओ। तो यहाँ पे भी नॉट लिखा जाता है वेयर फुल नेम नॉट लाइक। एग्जीक्यूट किया जा सकता था। तो अब ये वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके नाम में 5 से कम करेक्टर्स हैं, यानी ये क्यूरी पहले लेके आ रही थी वो इन्फॉर्मेशन जिसके नाम में 4 या 4 से ज़्यादा करेक्टर्स हों। अब ये उसके अलावा लेके आएगी, यानी 4 तक के करेक्टर्स लेके आएगी, क्योंकि मैंने नॉट का वर्ड यूज़ करवा दिया है। तो नॉट लाइक के साथ भी यूज़ किया जा सकता था। नॉट को हम बिटवीन एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, बिटवीन एंड रेंज के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट मैं एक और क्यूरी लिख रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका सिटी गुजरांवाला हो या फिर लाहौर हो। एंड नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि एक सीट, एक स्टूडेंट एक ही सिटी से होगा। एंड लगाऊंगा तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो गुजरांवाला का भी हो और लाहौर का भी हो, एंड वो स्टूडेंट जो है वो सियालकोट का भी हो या डस्का का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे आर यूज़ करना होगा कि वो स्टूडेंट लाओ जो गुजरांवाला के हो जाएं या फिर लाहौर के हो जाएं या फिर डस्का के हो जाएं। एग्जीक्यूट किया तो ये 11 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो गुजरांवाला के हैं, लाहौर के हैं या डस्का के हैं। तो अगर आपने सेम कॉलम पे मल्टीपल आर यूज़ करने हो, सिटी गुजरांवाला हो या फिर सिटी लाहौर हो, अच्छा सेम कॉलम है सिटी, सिटी और सिटी, और इस पे मल्टीपल आर लगा रहे हैं हम। सेम कॉलम पे अगर आपने आर यूज़ करना हो तो इसका एक बेटर हल भी है। आप लोग लिखते हैं वेयर सिटी इन में से हो, वेयर सिटी इन गुजरांवाला, कामा लाहौर, और कामा तीसरे सिटी का नाम लिखते हैं। स्पेस नहीं थी तो मैं इसको नीचे वाली लाइन पे लेके जा रहा हूँ, या स्पेस क्रिएट करके। तो मल्टीपल आर अगर सेम कॉलम पे लिखने हो, मल्टीपल आर अगर सेम कॉलम पे लिखने हो तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इनमें से हो, एक सिटी का नाम कॉमा दूसरी सिटी का नाम कॉमा तीसरी सिटी का नाम, या जो भी हमने लिखा था वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस, आर सिटी इज इक्वल टू दिस, आर सिटी इज इक्वल टू दिस, ये भी चल सकता था। इनको भी यूज़ किया जा सकता है। इनके अंदर जितनी मर्जी वैल्यू लिखते हैं, चाहे एक वैल्यू लिखते हैं चाहे 2-3 वैल्यू लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट होंगी।
उन वैल्यूज़ के ऊपर सिंगल कोटेशंस आनी है कि नहीं आनी है, ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यू नंबर हैं या क्या आए। नंबर होंगे तो फिर नंबर के ऊपर सिंगल कोटेशंस नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी एज 18, 20, 22 या 24 ईयर है, तो मैं लिख सकता हूँ वेयर एज इनमें से हो 18, 20, 22 या 24। तो ये 4 एजेस वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनकी एज 18, 20, 22 या 24 हो। अगर मुझे इनके अलावा देखने हैं तो एज नॉट इन भी किया जा सकता है, इसके साथ भी नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया जा सकता है। तो अब बाकी वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो उनकी ये 4 के अलावा और एज होगी, जैसा कि 23, 19, 21, 23, 19 वाली इस एज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इन यूज़ करना ना जानता तो मुझे फिर क्या लिखना पड़ना था, मुझे लिखना पड़ना था वेयर एज इज इक्वल टू 18 आर, और फिर मुझे आर के साथ एक्सप्लेन करते जाना था आर एज इज इक्वल टू 20, आर एज इज इक्वल टू 22, आर एज इज इक्वल टू 24। इस तरह से सेम कॉलम पे मल्टीपल आर यूज़ करने के बजाय मैं इन भी यूज़ कर सकता हूँ। वापिस जाते हैं अपने फाइल में और हम देखते हैं कि हमने वेयर क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद टॉप की बात कर ली, टॉप 1, टॉप 2, टॉप एन कहा जाता है इसको। लाइक को यूज़ कर लिया, लाइक पे परसेंटेज या आप जो है वो अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन एंड रेंज के लिए यूज़ होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बिटवीन एंड को हम रेंज के लिए यूज़ करते हैं। इनको मल्टीपल सेम कॉलम में मल्टीपल आर लगाना हो तो तब यूज़ किया जाता है। और अब बात रह गई है इज़ की। इज़ को किस काम में, इज़ का काम ले लेते हैं कि इज़ से क्या किया जा सकता है, तो इज़ की बात करते हैं। आर्डर बाय की भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम ग्रुप बाय और ग्रुप फंक्शंस की बात करेंगे। तो इज़ का क्या रोल है, वापिस चलते हैं एसक्यूएल के अंदर और यहाँ पे जाके वो स्टूडेंट्स लिखते हैं जिनकी एज मेंशन ना हो, जिनकी जेंडर मेंशन ना हो। वेयर जेंडर, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेंडर लिखी हुई है मेल, कुछ की लिखी है फीमेल, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, महनाज हो गई, रफ़ीक हो गया, इनकी जेंडर नहीं लिखी हुई। तो अब मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी जेंडर मिसिंग है। वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, नहीं ये नहीं देखना, जिनकी जेंडर नहीं लिखी हुई वो देखने हैं। वेयर मेल में क्यों एरर आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल कोटेशंस नहीं है। मेल वाले आगे, फीमेल वाले कैसे आएंगे, एंड लिखेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसकी जेंडर मेल भी हो और फीमेल भी हो। आर लिखा जा सकता है, आर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, एग्जीक्यूट। वो स्टूडेंट्स आ गए जिनकी जेंडर मेल भी है, या फिर वो भी आ गए जिनकी जेंडर फीमेल भी है। लेकिन मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी जेंडर लिखी ना हो, ना मेल हो ना फीमेल हो। इसके ऊपर नॉट लगा के देखते हैं, इसके ऊपर नॉट लगा के देखते हैं, नॉट, एग्जीक्यूट। अभी भी नहीं आई, वो स्टूडेंट्स नहीं आए जिनकी जेंडर मिसिंग है। तो वेयर जेंडर इज नॉट इक्वल टू मेल, आर जेंडर इज नॉट इक्वल टू फीमेल, जिनकी जेंडर फीमेल भी ना हो, उल्टा कर रहे हैं अपनी कंडीशन को, एंड जेंडर मेल भी ना हो, एग्जीक्यूट। अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। असल में हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी जेंडर मिस है और वो नहीं फैच हो रहे। वो ऐसे स्टूडेंट कौन से थे भला, वो स्टूडेंट थे, एक ये महनाज थी, जेंडर नल लिखी हुई है, अवेलेबल नहीं है। एक रफ़ीक भी है और मे भी कुछ और रिकॉर्ड्स भी हों ऐसे, रहीला भी है, तलहा भी है। तो इनकी जेंडर मिस है, तो याद रखिएगा हमें लिखना होगा वेयर जेंडर, जेंडर जो कि वैल्यू अवेलेबल नहीं है, नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इक्वल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट इक्वल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, लेस देन, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर इनके लिए नल वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि नल तो एक वैल्यू है ही नहीं है, ये तो एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। तो नल तो क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, इसके ऊपर सिंगल कोटेशंस भी नहीं लगने। तो नल को मैच करने के लिए कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए खास ऑपरेटर बनाया गया जिसे कहते हैं इज। अगर आपने नल मैच करना है तो आपको इज लिखना होगा, सिलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल वेयर जेंडर इज नल, एग्जीक्यूट। अब वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनकी जेंडर मिस थी, यानी नल वैल्यूज थी। महनाज, रफ़ीक, रहीला और ताहा, चारों ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जिनकी जेंडर मिस है। और अगर मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं कि जिनकी जेंडर मिस नहीं है, यानी मेल और फीमेल भी लिखा जा सकता है कि जिनकी जेंडर मेल हो या फीमेल हो वो आ जाएं,
या इसके साथ भी नॉट लिखा जा सकता है। वेयर जेंडर, वैसे हम नॉट हमेशा कॉलम के बाद यूज करते रहे, लेकिन इस केस में हमारा इंग्लिश सेंटेंस भी मेंटेन रखना है। वेयर जेंडर, नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। वेयर जेंडर इज नल या जेंडर इज नॉट नल, इस केस में एग्जीक्यूट। अब बाकी 21 में से 17 स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनकी जेंडर अवेलेबल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आ जाएंगे। और अगर मुझे नल वाले देखने हैं तो मुझे जेंडर इज नल लिखना होगा। तो इज स्पेसिफिकली नल वैल्यू को एब्सेंस ऑफ वैल्यू को मैच करने के लिए बना है। अगर वैल्यू एब्सेंट है तो उसको कंपैरिजन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको इज ऑपरेटर को यूज करना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी थी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस बोलते हैं। ग्रुप फंक्शंस या फिर इसको एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। ये डाटा को एग्रीगेट करके लेके आते हैं, सम अप करके लेके आते हैं, ग्रुप बना के लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट मैक्सिमम एज वाला स्टूडेंट, तो एज वाले कॉलम के ऊपर मैं मैक्स का फंक्शन लगा दूंगा, एग्जीक्यूट। तो वो जिस स्टूडेंट की एज सबसे ज्यादा वो 24 का है, कॉमा मीन एज वाला स्टूडेंट भी आ जाए, सबसे कम एज की स्टूडेंट की है वो आ जाए, तो वो भी आ गया, कॉमा एवरेज एज, सब स्टूडेंट की एज की एवरेज निकाली जाए, वो भी आ जाए, आ गया। तो हाईएस्ट एज है 24, मिनिमम एज है 18 और एवरेज एज है 20। और भी हम एग्रीगेट पांच एग्रीगेट फंक्शन वो लिखे जा सकते हैं, जैसे कि सब स्टूडेंट की एज को सम कर दिया जाए। अजीब सा काम कर रहे हैं लेकिन ये भी आ जाएगा, एग्जीक्यूट। सब स्टूडेंट की एज को उसने सम किया तो 432 आ रहा है, अजीब सी वैल्यू। और सम स्टूडेंट की एज को या सब स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, सब स्टूडेंट की एज को गिनो कि किस किस स्टूडेंट की एज दी गई है और उन एज को काउंट करो। तो वो कहेगा कि 21 स्टूडेंट्स की एजेस एंटर थी, यानी जिन स्टूडेंट्स की एज एंटर थी वो 21 लोग थे, उन सब एजेस को सम करें तो 432 बनता है, उनकी एवरेज निकाली जाए तो 20 बनती है। मिनिमम एज वाला स्टूडेंट देखना है तो वो 18 ईयर वाला है, मैक्सिमम एज वाला स्टूडेंट देखना है तो वो 24 ईयर्स वाला है। तो ये हमने अजीब सा काम किया है, लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, मैक्स मीन ए एवरेज सम। ये 5 एग्रीगेट फंक्शन है, इनको ग्रुप फंक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्यूरी है, वो स्टूडेंट्स दिखाएं सबसे मैक्सिमम और मिनिमम एज के दरमियान क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट मैक्स एज माइनस मिन एज, एग्जीक्यूट। तो 6 साल का डिफरेंस है सबसे छोटे और सबसे बड़ी एज के स्टूडेंट के दरमियान। आप चाहें तो इस कॉलम को नाम दे सकते हैं एज, इस कॉलम का नाम रख देते हैं एज रेंज, एज की रेंज निकाली है हमने। तो 6 ईयर एज रेंज है, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स की एज रेंज जो है वो 6 है, यानी 6 साल तक फैले हुए हैं। 18 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में। कॉलम का नाम हम, क्योंकि हमने ग्रुप फंक्शन लगाए हैं तो एज वाले कॉलम का नाम मैक्स और मिन के बाद क्या होना चाहिए था उसको नहीं आइडिया था, उसने नो कॉलम नेम लिख दिया था। तो मैंने एज लिख के कॉलम का नाम मेंशन कर दिया कि इस कॉलम को इस नाम से दिखाना। अच्छा, मुझे अब देखना है कि सबसे ज्यादा सीजीपीए वाला और सबसे कम सीजीपीए वाला स्टूडेंट कौन सा है और उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। मैं एक तो करूंगा मैक्स सीजीपीए वाला कॉलम दिखाऊंगा, दूसरा मैं दिखाऊंगा मिन सीजीपीए, और साथ में शो करवाऊंगा इन दोनों का डिफरेंस भी। तो एक और कॉलम बनाऊंगा जिसमें इन दोनों को एक दूसरे में माइनस किया जाएगा। तो मैक्सिमम सीजीपीए वाला स्टूडेंट है 3.65, मिनिमम सीजीपीए वाला स्टूडेंट है 2.61, कॉमा। तो एक और कॉलम बनाएंगे मैक्स, सॉरी एक और कॉलम बनाएंगे मैक्स सीजीपीए माइनस मिन सीजीपीए, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे। तो 3 कॉलम्स बन रहे हैं सेपरेटेड बाय 2 कॉमास। तो इन दोनों के दरमियान 1.04 सीजीपीए का डिफरेंस है, सीजीपीए की रेंज इतनी है। कॉलम के नाम रखे जा सकते हैं एज हाईएस्ट सीजीपीए, क्योंकि जब हम ग्रुप फंक्शन लगाएंगे तो कॉलम का अपना नाम नहीं रहेगा, पहले कॉलम को नाम दे दिया, दूसरे कॉलम को नाम दे देते हैं, नो कॉलम नेम था तो हम अच्छा कॉलम नेम रख रहे हैं एज लोएस्ट सीजीपीए। इस तरह लास्ट जो 2 कॉलम को डिफरेंस बना के लिया गया उस कॉलम को भी नाम दिया जा सकता है सीजीपीए रेंज, सीजीपीए कहाँ तक रेंज है। तो सीजीपीए का डिफरेंस 1.04 तक है। तो हाईएस्ट सीजीपीए है 3.65, लोएस्ट सीजीपीए 2.64, और सीजीपीए पहले कहाँ तक हुए हैं 1.04 वैल्यूज तक इनका डिफरेंस है। अब इतना यहाँ तक इसका जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ रहे हैं सारे। तो आप यहाँ पे वेयर यूज कर सकते हैं,
वेयर हमें सिर्फ इंटरेस्टेड है आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स में, तो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, या हम कह सकते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट के जो है वो मैक्सिमम सीजीपीए मिनिमम सीजीपीए और रेंज निकल आएगी। और आप चाहते हैं कि सिर्फ आईटी की फीमेल स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड है, तो हम कहते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईटी एंड जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में आप लोग लिख देंगे फीमेल। तो आईटी की फीमेल की रेंज निकलेगी कि आईटी की हाईएस्ट फीमेल स्टूडेंट के 3.4 हैं और लोएस्ट के भी 3.4 हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। शायद डाटा में कम डाटा है, 21 रिकॉर्ड्स हैं, तो एक ही स्टूडेंट ऐसा मिल रहा हो उसको। तो ये ग्रुप फंक्शंस हमने यूज़ किए। नोट करने वाली बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप फंक्शन जो हमने लिखे थे, मैं अनडू कर रहा हूँ, उसको वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमने 5 ग्रुप फंक्शंस लिखे थे। एवरेज एज वाले, तो आप लोग नोट ये करें कि पांचों ग्रुप फंक्शन हमेशा एक वैल्यू लेके आते हैं। यानी मैक्स एज कितनी वैल्यू लेके आएगी, कोई सी एक मैक्सिमम एज। मीन एज भी एक वैल्यू लेके आएगी, एवरेज एज भी एवरेज करके एक ही वैल्यू लाके देगी, सम एज भी एक ही वैल्यू लेके आएगी, और एवरेज एज भी ओवरऑल एवरेज बना के, सॉरी काउंट करना था, काउंट एज भी ओवरऑल जो है वो एक ही वैल्यू लेके आएगी। तो ये ग्रुप या एग्रीगेट फंक्शन एक वैल्यू लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट देखना है जिसका सीजीपीए सबसे ज्यादा, तो मैं लिखूंगा मैक्स सीजीपीए, एक ही वैल्यू सेलेक्ट होके आएगी, क्योंकि ग्रुप फंक्शन एक ही वैल्यू लेके आते हैं। और साथ अगर मैं से कहूँगा मुझे इस बच्चे के डिपार्टमेंट का नाम भी दिखाओ, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि एक जगह हम इससे मांग रहे हैं कि एक वैल्यू दिखाओ, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया डिपार्टमेंट वाले कॉलम का नाम। तो डिपार्टमेंट्स वाले कॉलम में तो लॉ डिपार्टमेंट भी है, इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है, बीबीए डिपार्टमेंट भी है, आईटीटी डिपार्टमेंट भी है। तो ये किस तरह से, क्योंकि एक जगह हमने से कहा कि हमें मैक्सिमम सीजीपीए दिखाओ और दूसरी जगह कहते हैं हमसे सारे डिपार्टमेंट के नाम दिखाओ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और एरर देगा। ये देखें, ये कह रहा है कि इस तरह नहीं हो सकता। या तो आप, वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कहता है या तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम को भी कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा लें, यानी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई मिन लिख दें या कोई एवरेज लिख दें, ताकि मैं इस तरफ भी एक ही वैल्यू फैच करके लाऊं। लेकिन डिपार्टमेंट के ऊपर एवरेज लिखना है कि नहीं, लड़ाई है, उसका एक अलग मसला बन जाएगा। एवरेज तो डिपार्टमेंट के ऊपर तो नहीं लग सकता ना, किसी नंबर के ऊपर लग सकता है, उसकी पहली वाली बात तो नहीं मानी जा सकती। वो कहता है या तो एग्रीगेट फंक्शन लगा दें इसके ऊपर, या फिर आप इसको ग्रुप बाय में लिख दें। या वो कहता है कि डिपार्टमेंट वाला कॉलम अगर आपने लिखना ही है ना, तो नीचे ग्रुप बाय भी लिख दें, ग्रुप बाय में भी इस कॉलम को लिख दें। याद रखिएगा मैं ग्रुप बाय की बात कर रहा हूँ, इससे पहले हमने आर्डर बाय की बात की थी। आर्डर बाय से कंफ्यूज नहीं करना इसको, आर्डर बाय, तो ये इस पर ऑर्डरिंग नहीं कर रहे, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अब इस क्यूरी को चलाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसको मैंने कहा मैक्स सीजी पे दिखाओ, उसने कहा मैं मैक्सिमम सीजी पे ला दूंगा। मैंने कहा साथ मुझे डिपार्टमेंट्स के नाम भी दिखाओ, तो उसने कहा इस तरह नहीं हो सकता, मैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू लाऊंगा, फिर मैं साथ सारे डिपार्टमेंट कैसे दिखाऊं। तो उसने कहा डिपार्टमेंट को आप फिर ग्रुप बाय में लिखते हैं, यानी मैं आप मुझसे मुझे इजाजत दें मैं डिपार्टमेंट के ग्रुप बना दूं। मैंने कहा ठीक है, इजाजत है। अब वो ये करेगा, हर डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का मैक्सिमम सीजी पे पिक कर लेगा। यानी आईटी डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सीजी पे पिक किया जाएगा, इस तरह बीबीए डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सीजी पे पिक किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप का मैक्सिमम सीजी पे निकाला जाएगा। एग्जीक्यूट। तो ये देखें, एक नल डिपार्टमेंट है, उसका भी उसने मैक्सिमम सीजीपी निकाल दिया है, एक बीबीए डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सीजीपी निकाल दिया है, बीकॉम आईटी और लॉ डिपार्टमेंट, चार डिपार्टमेंट बल्कि उसने 5 डिपार्टमेंट बना दिया, नल डिपार्टमेंट को भी एक डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया है। वैल्यू नहीं मिली उसको, तो उसने क्या, ये भी एक ग्रुप अलग, हर ग्रुप का मैक्सिमम सीजीपी बना दिया है। अब मैं, हमारे अब क्वेश्चन ये है, डेटाबेस से हम क्यूरी करना चाहते हैं, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट निकालो सबसे अच्छा एवरेज सीजीपीए किस डिपार्टमेंट का है। तो मुझे सिलेक्ट करना है एवरेज सीजीपीए किस डिपार्टमेंट का, एग्जीक्यूट किया, तो एवरेज सीजीपीए सबसे अच्छा है आईटी डिपार्टमेंट का 3.43। मैंने एक तो एवरेज सीजीपीए सेलेक्ट किया और साथ डिपार्टमेंट का नाम, उसको मैंने कहा डिपार्टमेंट के ग्रुप बना लो, हर डिपार्टमेंट को ग्रुप बनाओ और उसके बच्चों का एवरेज सीजीपीए निकाल लो, उसने निकाल दिया। लेकिन मुझे अब सबसे अच्छा सीजीपीए वाला डिपार्टमेंट निकालना है, तो मुझे ऑर्डर करना होगा, ऑर्डर बाय करना होगा एवरेज सीजीपीए के लिहाज से। ऑर्डर बाय आप समझते हैं कि ऑर्डरिंग हो जाएगी। तो अब ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है, कुछ ना लिखे तो सेंडिंग ऑर्डर होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जिसने अरेंज कर दिया, इसने कहा सबसे कम सीजी पे ये है, उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा बी काम का है, उससे ज़्यादा ला का है और सबसे ज़्यादा आईटी डिपार्टमेंट का है। क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा सीजीपीए वाला डिपार्टमेंट देखना है,
तो हम इसको असेंडिंग की बजाय उल्टा ऑर्डरिंग कर देंगे, यानी सबसे बड़ा सीजीपीए वाला, एवरेज सीजीपीए वाला डिपार्टमेंट सबसे पहले। तो आईटी सबसे ऊपर आ गया क्योंकि इसका एवरेज सीजीपीए सबसे ज़्यादा था। इसका आप नाम भी रख सकते हैं एज एवरेज सीजीपीए, अगर उसके साथ नाम नहीं आ रहा कॉलम के साथ, जैसा कि यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा था। एग्जीक्यूट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करने से आईटी सबसे ऊपर आ गया। हम चाहते भी यही थे कि वो डिपार्टमेंट जिसका एवरेज सीजीपीए सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए। और हमने क्योंकि सारे डिपार्टमेंट नहीं देख रहे तो हम टॉप 1 लिख सकते हैं, या टॉप 2 डिपार्टमेंट या टॉप 3 डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। टॉप 3 वो वाले डिपार्टमेंट जिनका एवरेज सीजीपीए सबसे ज़्यादा है। तो टॉप 3 ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एवरेज सीजीपीए सबसे ज़्यादा है। टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 10,000, टॉप जो कुछ भी लिख सकते हैं। टॉप 1 करेंगे तो ये वाहद एक सबसे ज़्यादा एवरेज सीजीपीए वाला डिपार्टमेंट आ गया है। उन बच्चों के जिनका डिपार्टमेंट आईटी था उनका एवरेज सीजीपीए कैलकुलेट हुआ, उनको अरेंज किया, सबसे ज़्यादा एवरेज सीजीपीए वाला डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ गया और हमने टॉप 1 लिख दिया कि हमें बस पहला रिकॉर्ड ही देखना है। वापिस जा रहे हैं तो देखा जाए तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं किए, लेकिन हमने टॉप एंड, लाइक, बिटवीन एंड इज वगैरह को यूज़ कर लिया है। तो ये ग्रीन है, इसको मैं ब्लैक डिक्लेयर कर रहा हूँ। टॉप 1 लिखा जा सकता है, लाइक में यूज़ किया जाता है, बिटवीन एंड रेंज के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन को मल्टीपल आर अगर सेम कॉलम पे लगने हो इन भी लगाया जा सकता है। इस नल वैल्यू के लिए यूज़ किया जा सकता है। आर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग हम डाटा की आर्डरिंग कर सकते हैं। ग्रुप बाय में हम जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ हो सकते हैं। ये सब हमने सीख लिया है। अभी सिलेक्ट की स्टेटमेंट का एंड नहीं है। सिलेक्ट की स्टेटमेंट में अभी हमें नेक्स्ट जो है वो इसमें हैविंग भी देखना है, हैविंग क्या होता है, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हैविंग क्या होता है। अगर थोड़ी सी बात की जाए सिलेक्ट के अलावा डिलीट स्टेटमेंट की और अपडेट स्टेटमेंट्स की, कि डिलीट और अपडेट कैसे काम करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा जो है इसमें कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। डिलीट और अपडेट की बात कर लेते हैं। अभी तक हम जितनी स्टेटमेंट्स कर रहे थे वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट थी, सिलेक्ट की, बल्कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ किए हैं। हमने मैक्सिमम और मिनिमम एज के दरमियान डिफरेंस निकाला था, माइनस का साइन यूज़ किया था। तो हम दो कॉलम के दरमियान मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन के साइन यूज़ कर सकते हैं। इसको समझाने के बाद मैं डिलीट और अपडेट की क्यूरीज को करवाता हूँ। जैसा कि हमने यूज़ किया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने यहाँ पे लिखा था सिलेक्ट मैक्स एज, और साथ हमने यूज़ किया था माइनस मिन एज। हम मैक्स एज में से मिन एज को, मिनिमम एज को माइनस कर सकते थे, और हमने किया इसको माइनस। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी अप्लाई हो जाते हैं। 6 डिफरेंस था। आप चाहते तो इनके दरमियान प्लस का भी यूज़ कर सकते थे, मैक्सिमम एज और मिनिमम एज को प्लस कर दें। कर तो जीप काम रहे हैं, लेकिन ये प्लस भी हो जाना था। मैक्सिमम एज को मिनिमम एज से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने इन दोनों एजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना था। साथ आप बेशक दिखा लें उसको, मैक्स एज कामा मिन एज कामा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। एग्जीक्यूट। या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय आपस में माइनस करके दिखाओ, या आपस में प्लस करके दिखाओ। मैक्सिमम एज दिखाओ कामा मिनिमम एज दिखाओ, कामा दोनों को प्लस करके दिखाओ। तो 24 मैक्सिमम थी, 18 मिनिमम थी, और उसने प्लस करके भी दिखाया। मैक्सिमम एज को डिवाइड कर दो मिनिमम एज से, डिवाइड, यानी कि अभी फिलहाल तो हम ये डिवीजन का काम का मकसद कोई नहीं है, ना दो एजेस को मल्टीप्लाई करने का कोई पर्पज़ है, लेकिन फिलहाल ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक जितनी स्टेटमेंट की हैं वो सिलेक्ट से स्टार्ट होती थी। तो अब हम बात करते हैं डिलीट की। डिलीट की स्टेटमेंट सिलेक्ट से स्टार्ट नहीं होती, डाटा डिलीट करने की बात हो रही है। अभी तक डाटा फेच करने की बात हो रही थी। तो डिलीट की स्टेटमेंट बहुत आसान है। हम सिर्फ 3 वर्ड की स्टेटमेंट लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट के टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अच्छा, स्टूडेंट का टेबल डिलीट नहीं होगा, रिकॉर्ड डिलीट होंगे, क्योंकि डिलीट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड को डिलीट करती है। मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट डिलीट करने हैं वेयर सिटी इज नल, जिसका सिटी मिस है, और एग्जीक्यूट किया। वेयर के बगैर अगर मैं इस क्यूरी को चलाता तो इसने ये ऊपर वाली क्यूरी चलाने के बाद इसने कहना था कि ठीक है मैंने 21 रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं।
अगर 21 लाख रिकॉर्ड होते तो उसने कहा था मैंने 21 लाख रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं, लेकिन इस बार मैंने डिलीट के 3 लफ्ज होते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, साथ वेयर लगाया जा सकता है। डिलीट के साथ आर्डर बाय और ग्रुप बाय यूज़ नहीं किए जा सकते, लेकिन वेयर यूज़ किया जा सकता है और फ्राम भी यूज़ किया जा सकता है। तो वेयर में वो सब कुछ जो कि सेलेक्ट के वेयर में आता था वो डिलीट के वेयर में भी आ सकता है। वेयर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन एंड, इज, इन सब यूज़ किया जा सकता है, लाइक यूज़ किया जा सकता है। तो वो स्टूडेंट जिनका सिटी मिस है वो डिलीट हो जाएं। एग्जीक्यूट किया, उसने कहा 2 ऐसे स्टूडेंट थे मैंने डिलीट कर दिए हैं। फिर मैंने कहा दोबारा एग्जीक्यूट करो, उसने कहा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि अब आपकी डेटाबेस के टेबल में अगर ओपन करके देखेंगे 21 नहीं 19 रिकॉर्ड्स होंगे, यहाँ से लेके एंड तक। बेशक आखिरी रोल नंबर 22 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो आपको ये शो कर रहा है कि आपकी डेटाबेस में अब 19 रिकॉर्ड्स रह गए हैं टोटल, क्योंकि बीच में से 2 रिकॉर्ड्स, एक तो स्टूडेंट नंबर 10 जिसका सिटी मिस था वो भी डिलीट हो गया, और एक स्टूडेंट नंबर 16 जिसका सिटी नहीं था वो भी मिस हो गया, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीट की क्यूरी में लिखा जाता है डिलीट फ्रॉम टेबल, और आगे वेयर में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर वेयर मेंशन करना भूल गए हैं तो ये क्यूरी बहुत खतरनाक क्यूरी है, सारा रिकॉर्ड डेटाबेस के लाखों रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकते हैं। अपडेट की क्यूरी की बात की जाए, अगर डाटा अपडेट करना है, चेंज करना है, हम लिख सकते हैं जब सिलेक्ट से डाटा फैच होता है, हम सिलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि डाटा को या तो ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट टेबल का नाम, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि पहले अपडेट लिखा जाता है फिर टेबल लिखा जाता है, और सेट जेंडर इज इक्वल टू, आप कोई भी जेंडर सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं जेंडर सेट कर देता हूँ मेल। अगर मैं इस क्यूरी को चलाऊं तो ये भी बहुत खतरनाक क्यूरी है, टेबल में अपडेट कर देगी, सब स्टूडेंट्स की जेंडर मेल कर दी जाएगी, चाहे जिनकी जेंडर मेल है वो भी मेल कर दी जाएगी, जिनकी जेंडर फीमेल है वो भी मेल हो जाएगी, और जिनकी जेंडर अवेलेबल नहीं है, नल लिखी हुई है, वो भी मेल हो जाएगी। तो ये खतरनाक क्यूरी है, तो इसको थोड़ा सा केयर से चलाते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की जेंडर मेल कर दो, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। ये भी अजीब सी बात है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की जेंडर लिखी नहीं हुई, वेयर जेंडर इज नल, जिन स्टूडेंट्स की जेंडर नहीं लिखी तो बाय डिफॉल्ट उनकी जेंडर मेल लिख दो, या वहाँ पे ये हमारी एग्जाम्पशन होगी कि जिनकी जेंडर मिस है उनको हम बाय डिफॉल्ट मेल डिक्लेयर कर देते हैं। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आप पहले ये देखना चाहें कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेंडर मिस है, यानी आप अपडेट की क्यूरी की बजाय सेलेक्ट की क्यूरी चलाना चाहते हैं, तो हम इसको चला सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर जेंडर इज नल, एग्जीक्यूट। तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेंडर मिस है, महनाज, रफ़ीक, हीला और ताहा। तो अब मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता, इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट टेबल का नाम और सेट कॉलम का नाम और वैल्यू आ जाएगी। एग्जीक्यूट करेंगे तो इन उसने कहा मैंने 4 रिकॉर्ड अफेक्ट कर दिया, मैंने कहा फिर चलाओ, कहता मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो अगर मैं अब वो सिलेक्ट वाली क्यूरी लिखूँ तो मैं कहूँ मुझे वो स्टूडेंट दिखाओ जिनकी जेंडर नल है, तो वो अब डेफिनेटली कहेगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी जेंडर अवेलेबल ना हो, सबकी जेंडर सेट कर दी गई है। तो अपडेट की क्यूरी भी जो है उसमें भी वेयर यूज़ किया जा सकता है, वेयर उसी तरह से जिस तरह से सिलेक्ट में सीखा है, लेकिन अपडेट में भी आर्डर बाय या ग्रुप बाय को यूज़ नहीं किया जा सकता। बाकी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सिलेक्ट के अंदर जो है वो हैविंग को यूज़ करना सीखना है, हमने 2 टेबल्स को ज्वाइन करना सीखना है। अगर 2 टेबल से डाटा फैच करना हो या 2 टेबल से डाटा डिलीट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, और इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा, ये हमने जो भी कवर किया है, सिलेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें कवर की हैं। सिलेक्ट में वेयर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग को हमने कवर नहीं किया, हैविंग को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। और इसके अलावा सिलेक्ट के अलावा हमने डिलीट के अंदर भी जाके देखा कि डिलीट के अंदर भी वेयर को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह अपडेट के अंदर भी हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं, और डाटा को अपडेट किया जा सकता है, डाटा को डिलीट किया जा सकता है, या फिर डाटा को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये डिलीट, सिलेक्ट और अपडेट बेसिकली डाटा से डील करती हैं, क्योंकि ये टाइप है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कि डाटा से डील करता है। और हमने बात की थी हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डाटा डेफिनेशन एक नया टेबल बनाना, एक नई डाटाबेस बनाना, कॉलम्स बनाना, प्राइमरी की सेट करना, फॉरेन की सेट करना, कॉलम को रीनेम करना,
ये नॉर्मली हम लोग क्लिक करके कर लेते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आजकल यूज़ नहीं की जाती। यानी डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस बना ली जाती है, टेबल्स पर राइट क्लिक करके एक नया टेबल बना लिया जाता है और उस टेबल के अंदर नए कॉलम्स के नाम, उनकी डाटा टाइप सेट कर ली जाती हैं। तो नॉर्मली ये वाले काम स्टेटमेंट से नहीं, डाटा को नॉर्मली हम जो है वो एसक्यूएल की मदद से जो है वो चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं। एसक्यूएल की अगली वीडियोस में हम इस लेक्चर को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और एसक्यूएल के बाकी कंपोनेंट्स, बाकी चीज़ें की तरफ भी मूव करेंगे।